क्लास 8 के ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर अजैव संसाधन, भूमि, मृदा एवं जल पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अजैव संसाधनों के अंतर्गत चट्टान, धातु, भूमि, मृदा एवं जल आते हैं। ये जीवित अवयवों के लिए निःशुल्क उपहार हैं। भूमि, मृदा एवं जल पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण अजैव संसाधन हैं। केवल एक राष्ट्र के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए आर्थिक रूप से काफ़ी फायदेमंद हैं। किसी क्षेत्र की आर्थिक संपन्नता इन संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर करती है। ये मानव आवास तथा जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। भूमि, मृदा एवं जल किसी क्षेत्र की जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरणार्थ, पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि उबड़-खाबड़ होती है तो मानवीय आवास को प्रतिबंधित कराती है, जबकि मैदानी क्षेत्र जहां मृदा उपजाऊ होती है तथा प्रचुर मात्रा में जल होता है, लोगों को अस्थायी रूप से रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये पौधे के विकास, जानवर और अजैविक वस्तुओं तक लंबे समय तक प्रभावित करते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये संसाधन मनुष्य के अस्तित्व एवं साथ में अच्छे जीवन को कायम रखने हेतु आवश्यक है। आइए भूमि, मृदा एवं जल के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग अजैव संसाधन पढ़ रहे हैं। जैव और अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जो निर्जीव होती है, जिसमें वो अजैव संसाधन कहलाता है। जैसे चट्टान, धातु, भूमि, मृदा, जल, ये सभी अजैव संसाधन में हैं। ये अजैव संसाधन जीवों के लिए एक प्राकृतिक उपहार के रूप में है, जिसका हम लोग खूब प्रयोग करते हैं, विभिन्न तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। तो ये भूमि, मृदा, जल एक महत्वपूर्ण अजैव संसाधन है। केवल हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण अजैव संसाधन है। इसके बिना तो हम लोगों का जीवन ही संभव नहीं हो सकता है। किसी क्षेत्र की आर्थिक संपन्नता जो है इस संसाधनों पर निर्भर करती है। ये मानव आवास तथा जनसंख्या वृद्धि को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं कि पहाड़ों पर जहाँ भूमि उबड़-खाबड़ होती है वहाँ मानवीय आवास कम पाए जाते हैं। वो क्षेत्र कम जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है। उसकी अपेक्षा अगर हम मैदानी भाग में चले जाएं तो वहाँ की जनसंख्या अधिक होती है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है और जल के स्रोत हमें आसानी से प्राप्त होते हैं। इसलिए वहाँ की जनसंख्या भी अधिक होती है। ये मिट्टी और जल जो हैं ये हमें पौधे के विकास में हमारी सहायता करते हैं। कृषि में इससे काफ़ी मदद मिलता है। जानवरों के लिए भी ये सहायक हैं। इसलिए हर प्रकार से भूमि, मृदा और जल हमारे लिए उपयोगी हैं। इसका हमें उचित तरीके से प्रयोग करना चाहिए और इसकी देखभाल भी करनी चाहिए। तो आइए हम लोग भूमि, मृदा और जल के बारे में विस्तार पूर्वक आगे पढ़ेंगे। भूमि संसाधन। भूमि भी एक संसाधन है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। भूमि संसाधन से तात्पर्य है भूमि की सतह का आकार, प्रकार एवं प्रकृति। लगभग सभी गतिविधियां भूमि संसाधन से संबंधित है। ये जीवित या मृत दोनों तत्वों को आवास प्रदान करती है। पृथ्वी के भूमि संसाधन के अंतर्गत ऊंचे पहाड़, सपाट मैदान, ऊंचे पठार, द्वीप समूह आदि आते हैं। प्राकृतिक संसाधन के नाते ये मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु सारी आवश्यकताएं वस्तुएं प्रदान करते हैं। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। अब देखिए, भूमि भी एक
संसाधन है प्राकृतिक अजैव प्राकृतिक संसाधन है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। लगभग सभी गतिविधियां भूमि संसाधन से प्रभावित होती है, क्योंकि हम लोग रहते कहाँ हैं? भूमि पर, जमीन पर। तो ये जीवित और मृत दोनों के लिए आवास प्रदान करता है भूमि। पृथ्वी के भूमि संसाधन में के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो ऊंचे पहाड़, समतल मैदान, ऊंचे पठार, द्वीप समूह, तटीय क्षेत्र, ये सभी इसमें आते हैं। प्राकृतिक संसाधन के नाते मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सारी आवश्यक वस्तुएं इसी से प्राप्त करता है और पूरे भूपृष्ठ पर लगभग 30% भाग भूमि है। बाकी विश्व की लगभग 90% जनसंख्या भूमि 90% जनसंख्या केवल 30% भूमि क्षेत्र पर रहती है। भूमि संसाधन के सभी क्षेत्र आवास योग्य नहीं हैं। इसके कुछ भागों में विरल जनसंख्या है या निर्जन है। तो ये बता रहा है कि भूमि के हम लोग 30% भाग पर अत्यधिक जनसंख्या है और विश्व की लगभग 90% जनसंख्या केवल 30% भूमि क्षेत्र पर ही रहती है। भूमि संसाधन के सभी क्षेत्र आवास योग्य नहीं है, तो कहीं की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो कहीं बिल्कुल कम है। विरल आवास वाला क्षेत्र, उच्च आवासीय क्षेत्र। अब विरल आवास या कम आबादी वाला क्षेत्र कहाँ कहाँ होगा? तीव्र ढाल, उबड़ खाबड़ स्थलाकृतिय वाले पर्वतीय प्रदेश, यहाँ जनसंख्या कम होता है। अत्यधिक गर्म और ठंडे प्रदेश, जहाँ काफ़ी गर्मी पड़ती है, जहाँ काफ़ी सर्दी पड़ती है, तो वहाँ भी जनसंख्या कम होता है और वो क्षेत्र विरल आवास वाला क्षेत्र कहलाता है। जल आक्रांता संभावित क्षेत्र भी, निम्न क्षेत्र भी, वो भी वहाँ भी जनसंख्या कम होती है। सघन वन क्षेत्र, वहाँ भी जनसंख्या कम होती है और ये सभी क्षेत्र विरल आवास के क्षेत्र कहलाते हैं। उसके बाद है उच्च आवासीय क्षेत्र। कहाँ कहाँ अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र होगा? तो नदी घाटियाँ, उर्वर मैदान, घास स्थल जैसे प्रेयरी, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र, इन सभी जगहों पर जनसंख्या बहुत अधिक होती है। इस प्रकार भूमि पर आवास असमान है। जनसंख्या के असमान वितरण के लिए कई कारक उत्तरदायी हैं। ये भूमि की गुणवत्ता, जल की उपलब्धता, उपजाऊ मृदा, जलवायु आदि इन संसाधनों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता बड़ी मात्रा में लोगों को आकर्षित करती है। लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि संसाधन का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।